तो सीक्रेट इन्विजन हमारे सामने आ चुकी है एंड आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज की बात करने वाले हैं। आज हम मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आई गई सीक्रेट इन्विजन को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच सके। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को रशिया से, जहाँ पे हमें एजेंट रोज को दिखाया जाता है। एजेंट रोज कहीं पे जा रहा होता है एंड एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही वो एजेंट प्रेस्कॉट से मिलता है, जो कि उसका वहाँ पे इंतजार कर रहा था। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रोज को ये बोलता है कि पिछले कुछ टाइम से हमारे ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं एंड ये अटैक कोई ह्यूमंस नहीं करा रहे हैं, ये टेरर अटैक्स के पीछे के जिम्मेदार है स्कल्स, जो कि हम ह्यूमंस का बेस बना के ये अटैक्स करवा रहे हैं। एजेंट बोलता है मैं कंटिन्यूसली इन टेरर अटैक्स पे रिसर्च कर रहा हूँ, तब जाके मुझे ये बातें पता चली है। अब एजेंट रोज बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन स्कल्स हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। एजेंट प्रेस्कॉट ये बोलता है कि कैप्टन मार्वल की वजह से ही स्कल्स को हमारे प्लेनेट के बारे में पता चला। उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था एंड कैप्टन मार्वल एंड फ्यूरी ने उस टाइम ये कहा था कि वो स्कल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे, लेकिन अब ना ही फ्यूरी का किसी को पता है एंड ना ही कैप्टन मार्वल का। इसलिए स्कल्स ये प्लान कर रहे हैं कि उनको नया प्लेनेट नहीं चाहिए, वो अर्थ के लोगों को डिस्ट्रॉय करके यहीं पे अपनी न्यू सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं। अब एजेंट प्रेस्कॉट ये बोलता है कि मैंने उनके खिलाफ एक बहुत पक्का सबूत तैयार करके रखा है, जो कि इसके अंदर है। तो वो ये डिवाइस उसको देता है एंड एजेंट रोज बोलता है मैं इसे फ्यूरी को दिखा दूंगा। लेकिन उसी टाइम एजेंट प्रेस्कॉट को शक होता है कि ये बंदा रियल नहीं है, इसीलिए वो एजेंट रोज के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो एक स्क्रल था। इनकी लड़ाई हो जाती है बट अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रल उसे मार देता है। अब वो एजेंट रोज बना हुआ स्क्रल वहां से भागने की कोशिश करता है बट उसका पीछा कोई कर रहा होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग से गिर जाता है मारिया हिल की गाड़ी के सामने। मारिया हिल गाड़ी से बाहर निकलती है, फिर उसे पता चलता है कि एजेंट रोज भी एक स्क्रल था, क्योंकि मरते टाइम स्क्रल्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन जो बंदा उसका पीछा कर रहा होता है वो बाद में सामने आता है, जो कि टेलोस ही होता है। यानी अगर आपको टेलोस के बारे में नहीं पता तो ये वही स्क्रल है जो हमें कैप्टन मार्वल मूवी में भी दिखा था। अब टेलोस एंड मारिया हिल गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते हैं। फिर उसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां से एक स्पेसशिप से निक फ्यूरी उतरता है। मारिया हिल उसे अटेंड करने आती है एंड फिर मारिया हिल निक फ्यूरी को ले जाती है टेलोस के पास। अब टेलोस एंड फ्यूरी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। फ्यूरी बोलता है कि मैं अर्थ से बहुत बाहर था एंड इंटरगैलेक्टिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, सेवर के लिए। और यहीं से टेलोस निक फ्यूरी को सारी कहानी बताना शुरू करता है कि तुमने और कैप्टन मार्वल ने हमसे कहा था कि हमारे लिए एक नया प्लेनेट ढूंढोगे। स्कल्स इस अर्थ में पिछले 30 सालों से हैं एंड अब इनकी संख्या अब न जाने कितनी हो गई होगी, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा और अब तक हमें हमारा घर नहीं ढूंढ के दिया एक नए प्लेनेट में। इसीलिए बहुत से ऐसे स्कल्स हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। पहले मैं एक हेड काउंसिल का मेंबर था बट अब मेरे से वो पोजीशन भी छीन ली गई है। अब हेड काउंसिल का नया मेंबर है ग्रेविक एंड ग्रेविक वो स्क्रल है जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। ग्रेविक तुमसे इतनी नफरत इसीलिए करता है क्योंकि तुमने उसके लिए या हमारे लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ के नहीं दिया। इसीलिए वो भोले वाले स्कल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें अपनी सेना में शामिल कर रहा है ताकि वो एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर सके। उसने एक ऐसा अटैक प्लान किया है जिससे वो पूरे ह्यूमंस का ही सफाया कर देगा अर्थ से और सिर्फ स्कल्स बचे रह जाएंगे। टेलोस उसे बोलता है कि ग्रेविक का प्लान बस इतना है कि वो दो पावरफुल कंट्रीज के बीच फाइट करवाएगा, अमेरिका एंड रशिया, एंड ये दोनों वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज है। तो अगर वर्ल्ड की दो सबसे पावरफुल कंट्रीज के बीच बैटल होता है तो उससे पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसीलिए उसका यही प्लान है। अब फ्यूरी मारिया हिल को बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जा रहा हूँ, लेकिन फ्यूरी जैसे बाहर टहल रहा होता है उसे कुछ बंदे किडनैप करके अपनी कार में ले जाते हैं एंड एक लेडी के सामने रखते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी एंड ये लेडी बहुत पहले से दोस्त होते हैं। उस लेडी का नाम सोनिया होता है, जो कि यूके की एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंट होती है MI6 की। अब फ्यूरी एंड सोनिया बहुत देर तक बातें करते हैं एंड हमें ये बात पता चलती है कि उसका प्लान भी ग्रेविक को रोकना ही है, इसलिए सोनिया भी ये चाहती है कि वो ग्रेविक का सफाया कर सके। तो अब इन दोनों के टारगेट तो सेम थे, लेकिन तब भी फ्यूरी मना कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि फ्यूरी ये चाहता था कि वो सारा मैटर एकदम शांति से क्लियर कर दे स्कल्स के साथ। लेकिन जो सोनिया थी उसका ये प्लान था कि वो स्कल्स को मार ही दे, क्योंकि वो स्कल्स से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इसीलिए फ्यूरी वहाँ पे कैमरा लगाता है एंड चुपचाप आ जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें कुछ ऐसी चीज दिखाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक मिलिट्री कैंप जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान आया होता है एंड उसका सामना होता है एमिली क्लार्क से। अब एमिली क्लार्क भी एक स्कर्ल ही है एंड ये बेटी है उसी टेलोस की, यानी गाया। अब गाया उस नए बंदे को पूछती है कि अपना असली रूप दिखाओ, तो वो स्क्रल बन जाता है एंड अब गाया उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये हमारा एक सीक्रेट बेस है जो कि बाहरी दुनिया से छुपा हुआ है, क्योंकि हम स्क्रल्स को छुपना पड़ता है उन सब लोगों से। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो गाया ने बहुत टाइम पहले अपने फादर यानी टेलोस को धोखा दिया था एंड ग्रेविक की टीम में शामिल हो गई थी एंड ये उसी का ही बेस है। गाया उसे बोलती है कि यहाँ पे हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी यहाँ पे रह सकते हैं। वो उसे एक ऐसी जगह लेके जाती है जहाँ पे उन्होंने बहुत से इंसानों को
पकड़ा होता है। इन स्कल्स ने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या और भी कई इंसानों को पकड़ के यहाँ पे लाया होता है ताकि वो स्कल्स उनका रूप बना सके एंड बाकी लोगों के साथ घुल मिल सके। अगर आपको समझ नहीं आई तो ये बहुत से लोगों को यहाँ पे पकड़ के लाते हैं एंड फिर स्कल्स उन लोगों के रूप बदलते हैं। इवन वो उनकी मेमोरी को भी 2 कॉपी कर लेते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया के अर्थ में जा सके एंड वहाँ पे उन सब इंसानों को शक भी ना हो कि कोई स्क्रल है। तो अब जैसे सीन बदलता है, हमें ग्रेविक पहली बार यहाँ पे दिखता है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ होता है एंड ये बोल रहा होता है कि हमें अपने प्लान को अंजाम देना ही है, कल से हमारा प्लान शुरू होगा एंड हम तब तक नहीं रुकेंगे तब तक हमारा प्लान खत्म ना हो जाए। अब वही स्क्रल जिससे ग्रेविक बात कर रहा था वो बाहर गाया के पास आता है एंड उसे बोलता है तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुमने एक इंसान से 2 बैग को लाना है। तो अब गाया भी उस मिशन को हैंडल करने के लिए चले जाती है। वो अपने मिशन में कामयाब भी होती है एंड वापिस ही आ रही होती है। लेकिन उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी भी अपनी टीम के साथ इसी एरिया में है, क्योंकि उसे ये बात पता चलती है कि बाकी स्क्रल्स यानी जो एविल स्क्रल्स है वो भी इसी एरिया में आएंगे, क्योंकि वहीं से उनको कुछ मिलने वाला था। इसीलिए फ्यूरी वहां पे मॉनिटरिंग कर रहा था उस पूरे एरिया की। फिर बाद में मारिया हिल अकेली होती है तो उसे वहां पे गाया दिख जाती है एंड फिर वो फोन में सबको बता देती है कि मुझे उसके ऊपर शक है। तो इसीलिए मारिया हिल उसका पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक इनके बीच एक लड़ाई होती है जिसमें माया का पलड़ा भारी होता है। लेकिन उसी बीच वहां पे माया का फादर यानी टेलोस आ जाता है एंड वो उसे गन पॉइंट पे रख के यही बोलता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। एंड लास्ट में वो जाते जाते यही कह गई कि जो हमारी बेटी गाया ग्रेविक के साथ मिल गई है उसे हमारे साथ वापस होना होगा। एंड ये सब सुन के गाया भी सचमुच बहुत इमोशनल हो जाती है। हाँ, पहले तो वो बहुत इमोशनल होती है, लेकिन जब उसके फादर टेलोस ने बोला कि वो 2 बैग्स वो उनके हवाले कर दे तो उस टाइम वो वहां से चले जाती है। मतलब उनका साथ नहीं देती है एंड अपने उसी बेस में ग्रेविक के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही गाया अपने बेसमेंट में होती है तो उसे बात रियलाइज होती है कि उसने गलत किया। इसलिए वो अपने फादर टेलोस से एक जगह पे मिलती है। खुफिया जगह में इन दोनों की मुलाकात होती है जहाँ पे गाया बोलती है कि मुझे अपनी माँ की मौत का बहुत दुख है, लेकिन इसके साथ साथ वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए वो ग्रेविक का प्लान उसे बताना शुरू कर देती है कि वो जो 2 बैग्स थे उन बैग्स में बॉम्ब थे। वो बोलती है कि उस बैग में टोटल 3 बॉम्ब थे एंड ग्रेविक का प्लान ये है बसोयडिनर स्क्वायर जो कि मॉस्को की एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे वो उन बॉम्ब को फाड़ेगा। तो अब गाया उसे बोलती है कि उसका प्लान एकदम सिंपल है कि वो 3 बॉम्ब्स को 3 बैग्स में रख के फोड़ने की प्लान कर रहा है। इसीलिए मैं उन 3 बैग्स के ऊपर इंफ्रारेड को ऐड कर दूंगी ताकि फ्यूरी एंड आपकी टीम को ये बात पता चल सके कि वो 3 बैग्स कौन से हैं। तो अब गाया के अकॉर्डिंग फ्यूरी एंड उसकी पूरी टीम वहाँ पे पहुंच जाती है उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए। लेकिन जैसे वो 3 स्कल्स वहाँ पे आते हैं एंड वो बैग्स वहाँ पे आते हैं तो फ्यूरी वहाँ पे इंफ्रारेड रेस को ट्रैक कर लेता है। लेकिन जैसे फ्यूरी के हाथ में वो बैग लगते हैं उसे पता चलता है कि ये बैग तो खाली है एंड बॉम्ब इनमें है ही नहीं। फिर फ्यूरी को एक बच्ची दिखती है जिसके ऊपर उसे शक होता है क्योंकि वो बच्ची बार बार अपने भेष को चेंज कर रही थी। बाद में फ्यूरी को ये बात पता चलती है कि वो एक स्क्रल है एंड वो भी सिंपल नहीं, खुद ग्रेविक। एंड अब ग्रेविक एंड फ्यूरी एक दूसरे के आमने सामने थे। अब ग्रेविक एक करके उन तीनों बॉम्ब्स को फोड़ देता है फ्यूरी के सामने। अब ये एक बहुत पब्लिक प्लेस था, इसलिए सब लोगों की भीड़ मच जाती है हर जगह। इसीलिए अब फ्यूरी क्या करता है कि वो मारिया हिल के पास आता है जो कि सबकी मदद कर रही होती है एंड उसे एक गोली मार देता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये एक नकली फ्यूरी था, मतलब स्क्रल जो कि खुद था ग्रेविक। बाद में असली फ्यूरी वहां पे आता है एंड वो मारिया हिल को समझाता है कि उसको गोली मारी थी ग्रेविक ने। फ्यूरी ग्रेविक को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ का फायदा उठा के वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मारिया हिल की डेथ हो जाती है एंड इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है 1995 से एंड अगर आपको याद होगा तो ये वही साल है जब कैप्टन मार्वल की मूवी टेक प्लेस करती थी। एंड यहीं पे हमें स्कल्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरह क्री के साथ उनकी लड़ाई हुई है एंड वो बहुत बुरे हालत में है। एंड यहीं पे हमें टेलोस एंड उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी गाया को भी दिखाया जाता है। लेकिन अब इंट्रो के बाद स्टोरी पहुंचती है 1997 यानी 2 साल बाद। अब हमें एक छोटा स्क्रल दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड की मौत हो जाती है वॉर में ही एंड कैसे भी करके वो अर्थ में पहुंच जाता है एक स्पेसशिप को चला के। एंड ये स्क्रल था ग्रेविक। यहाँ पे और भी बहुत से स्क्रल्स होते हैं बट साथ में फ्यूरी भी होता है। इसीलिए ग्रेविक भी फ्यूरी से मिलते हैं एंड उसे ये बताता है कि उसके मॉम डैड एक वॉर में मारे गए हैं। इसीलिए फ्यूरी उन सबसे वादा करता है कि कैसे भी करके हम तुम्हारे लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे, मैं और कैरल डैनवर्स। लेकिन एक और बात कि उस टाइम जो काउंसलिंग का मेंबर था वो था अपना टेलोस, इसीलिए वो ग्रेविक को भी अपने समूह में शामिल कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्यूरी एक और बात बोलता है कि मैंने तो अपना वादा आप लोगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए जब तक मैं और कैप्टन मार्वल आपके लिए एक नया प्लेनेट नहीं ढूंढ सकते तो आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि आप लोग प्लेनेट अर्थ में शांति से रहोगे एंड आप लोगों को आइडेंटिटी सबसे छुपानी है, तो इसीलिए आप सब लोग भी अर्थ के लोगों की तरह भेष बना के यहाँ पे छुप के रहोगे।
तो अब स्टोरी एकदम प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां पे हमें ग्रेविक एक बार फिर से दिखाया जाता है, जहां पे उसने उन 3 बॉम्ब्स को फाड़ा था मॉस्को सिटी में एंड इसीलिए वो वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है एंड वो सफल भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्यूरी एंड टेलोस एक साथ ट्रेन में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब फ्यूरी उससे ये बोलता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब भी मैं इसमें सफर करता था, यानी ट्रेन वगैरह में। मैं ट्रेन में कई बार सफर करता था अपनी मॉम के साथ, लेकिन हम ब्लैक थे इसीलिए व्हाइट लोग हमें उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मेरी मॉम मुझे एक ऐसा गेम खेलने को बोलती थी, हम ऐसा गेम खेलते थे जिससे हमारा ध्यान इन सब बातों पे ना जाए एंड उस गेम का नाम था टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट यू। फ्यूरी बोलता है कि इसी गेम के जरिए मेरी मॉम मेरे बारे में बहुत कुछ जान जाती थी कि मेरे मन में आखिरकार चल क्या रहा होता है, तो क्यों ना हम भी यही गेम खेलें। तो अब टेलोस भी इन सब चीज़ों के लिए हाँ कर देता है एंड ये गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूरी पूछता है टेलोस से कि तुम्हारा जब प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ था तो उसके बाद हुआ क्या था तुम्हारे लोगों के साथ। टेलोस उसे बोलता है कि जितने भी स्कल्स थे वो तुम्हें पता है कि अर्थ में आ चुके हैं, इसीलिए अब अर्थ में मिलियंस लाखों करोड़ों स्कल्स से भी ज्यादा स्कल्स रह रहे हैं। हालांकि पहले फ्यूरी ये सब बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतने स्कल्स और तुम्हें अब बता रहे हो मुझे, और जैसा कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ पे थे एंड कहाँ पे रह रहे हो, इसीलिए हमारे बहुत से ऐसे स्कल्स थे जो कि स्पेस में बहुत बुरी हालत में थे, इसीलिए मैंने सबको सिग्नल दिया एंड यहाँ पे बुला लिया ताकि वो यहाँ पे एकदम सेफ रह सके। ये दोनों खैर ऐसे गुस्से में होते हैं। वैसे सीन बदलता है एंड हमें मारियाएल का फ्यूनरल दिखाई देता है। यस, मारियाएल अब नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम भी आ जाती है जिनका नाम होता है एलिजाबेथ एंड वो निक फ्यूरी को ये बोलती है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ शुरू से थी, इसलिए तुम्हें उनका बदला लेना होगा एंड उन सबका सफाया करना होगा जिनके लिए तुम मिशन पे हो। लेकिन दूसरी ओर न्यूज़ में ये बता रहे होते हैं कि जानबूझ के अमेरिका वालों ने ये सब बॉम्ब प्लान किए थे मॉस्को के ऊपर, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट इसके रिप्लाई में बोलता है कि हमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया एंड फ्यूचर में भी कुछ नहीं करेंगे। यानी कि ग्रेविक का प्लान सक्सेसफुल होते हुए हमें साफ दिख रहा था कि वो किस तरह 2 देशों को या 2 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड को लड़वा रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में ग्रेविक एंड गाया कहीं पे जा रहे होते हैं एंड वो एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से फेमस लोग बैठे हुए हैं, बहुत से पावरफुल लीडर या पॉलिटिशियन वगैरह, यानी अलग अलग देश के कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमें ये बात पता चलता है कि ये सब भी असली नहीं है बल्कि स्क्रल्स है जो कि इनकी जगह लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड हमें पता चलता है कि ये पूरी मीटिंग ग्रेविक के लिए की जा रही होती है कि उसने किस तरह से मॉस्को के लोगों की जान ली एंड उसमें 200 लोगों की जान चली गई। तो वो सब स्क्रल्स उसे बोलते हैं कि ये गलत है एंड उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके रिप्लाई में वो फिर से वही बात बोलता है कि फ्यूरी ने हमसे ये वादा किया था कि वो हमें एक प्लेनेट देगा, लेकिन उसने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया। इसीलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो प्लेनेट अर्थ है हम इसी में ही सब इंसानों को डिस्ट्रॉय करें और इसी में रहना शुरू कर दें। तो अब ग्रेविक इन सब से भी मदद मांगता है कि तुम सभी मेरे साथ आ जाओ एंड ये सचमुच वैसा ही करते हैं। ये सब बोलते हैं कि हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, क्योंकि फ्यूरी ने हमें वो नहीं दिया जो हम डिजर्व करते थे, इसीलिए अब हम अर्थ में ही नया घर बनाएंगे। एक एक करके सारे स्क्रल्स उसके साथ आ जाते हैं एंड उसे अपना लीडर मान लेते हैं। लेकिन वहाँ पे एक फीमेल स्क्रल भी होती है जो कि इन सब बातों से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेकिन इसके रिप्लाई में ग्रेविक कहता है तो आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, मतलब कि मैं आपको इस काउंसलिंग से निकालता हूँ, अब आप स्क्रल्स की मेंबर नहीं है एंड इन लोगों के साथ ही रहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई मेंबर मरे, इसीलिए आप शांति से इस ग्रुप को छोड़ के चले जाइए। एंड वो लेडी स्क्रल वहां से चले भी जाती है, लेकिन बाहर जाके वो टेलोस को फोन करके ये सारी बातें उसे बता देती है। लेकिन दूसरी ओर से टेलोस ये बोल रहा होता है कि तुम कैसे भी करके मेरी एंड ग्रेविक की मीटिंग फिक्स करो, मीटिंग इस बात पे रखना कि गाया के ऊपर हमने कुछ बात करनी है। लेकिन खैर इसके बाद ग्रेविक अपने बेस में वापिस आ जाता है, वही बेस जो हमें पहले भी दिखा था। एंड अब यहाँ पे सब स्क्रल्स उसे अपना लीडर मान रहे होते हैं एंड ग्रेविक को भी ये देख के बहुत गर्व एंड बहुत खुशी सी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ गाया भी होती है एंड उसे ये बात महसूस हो रही होती है कि पहले तो उसे ऐसा लगता था कि ग्रेविक बहुत अच्छा इंसान है एंड स्क्रल्स की हेल्प कर रहा है, लेकिन उसे ये बात पता चल जाती है कि वो बहुत बुरा है क्योंकि वो अर्थ के लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब अपने फायदे के लिए आप किसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एंड गाया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जिन लोगों ने उन्हें शेल्टर दिया वो उसको ही डिस्ट्रॉय करने पर तुला हुआ है। एंड इसीलिए गाया उसके साथ या उसके साथ होने का नाटक करते हुए उसके प्लान को जानने की और कोशिश करती है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि एक साइंटिस्ट बहुत ही गहरी चीज में रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि ये चीज है क्या। अब अगले सीन में हमें रूडी दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग में बैठा होता है एंड सब लोग उसे ये बोल रहे होते हैं कि जो मॉस्को में अटैक हुए वहाँ पे मारियाएल एंड फ्यूरी को देखा गया तो इनके पीछे उनका हाथ हो सकता है। लेकिन रोडी इसके रिप्लाई में बोलता है जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम कुछ नहीं कह सकते। मैं फ्यूरी को बहुत टाइम से जानता हूँ और वो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी अटैक करवा सके, इसलिए सबूत होना तब आना। एंड रूडी वहाँ से चला जाता है। लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही उसे खुद फ्यूरी का ही फोन आता है एंड वो एक दूसरे से मिलते हैं।
मीटिंग के दौरान फ्यूरी उसे ये बोलता है कि अब हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, इवन तुम अपने बॉडीगार्ड या जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनके ऊपर भी भरोसा मत करो, क्योंकि या फिर तो वो हाइड्रा के लिए काम करे हुए बंदे हो सकते हैं या फिर तो वो सब स्क्रल्स हो सकते हैं। लेकिन खैर इसके बाद निक फ्यूरी रूडी को ये सब बात बताता है एंड बोलता है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन रूडी को ऐसा लगता है कि निक फ्यूरी जस्ट बकवास कर रहा है, इसलिए उसका वो साथ नहीं देता है एंड वो सब कुछ मना कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ रूडी उसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से निकाल दिया गया है। लेकिन फ्यूरी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई मेरी है एंड मैं इसे अकेला लड़ सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। लेकिन अब हमें दूसरी ओर सोनिया को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को टॉर्चर कर रही होती है, क्योंकि इस इंसान पे इल्जाम थे कि इसने उन 3 बॉम्ब ब्लास्ट को प्लान किया था रशिया में। इसीलिए सोनिया इसको मेंटली या फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है एंड इसके बाद ये अपना मुंह खोलना शुरू कर देता है एंड ये बोलता है कि हम स्कल्स के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। दूसरी ओर हमें गाया दिखाई जाती है जो कि ग्रेविक के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करती है एंड ये जानने की कोशिश करती है कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या। लेकिन दूसरी ओर ग्रेविक अपने बंदों को भेज के वहाँ पे अटैक करवा देता है जहाँ पे सोनिया उसे टॉर्चर कर रही होती है एंड अपने स्कल्स को वहाँ से लेके भाग जाता है। लेकिन अब ग्रेविक अपने स्कल से पूछता है कि तुमने कुछ बोला तो नहीं। वो स्कल बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ग्रेविक को उसके ऊपर शक होता है, इसीलिए वो उसे ही मरवा देता है। हालांकि बाद में गाया को जब ये सब बातें पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे हमेशा से उसके फादर यानी टेलोस बोलते रहते थे कि ग्रेविक के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता एंड ग्रेविक बहुत बुरा है। लेकिन अब जाके उसे ये बात रियलाइज होती है कि एक्चुअली में बहुत बुरा है, इसलिए वो मन ही मन ये सोचती है कि उसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्रेविक से वो सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर देगी अपने फादर टेलोस के पास। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी काम कर रही होती है जो कि एक्चुअली में एक स्क्रली होती है। लेकिन यहाँ पे हमें पीछे फ्यूरी भी दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है एंड ये लेडी उसे बोलती है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। एंड फ्यूरी वहां से एक रिंग लेके आता है एंड हमें ये बात पता चलती है कि ये स्क्रल और कोई नहीं बल्कि फ्यूरी की वाइफ है। एंड इसी बड़े खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें वही सीक्रेट बेस दिखाया जाता है स्क्रल्स का जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे ग्रेविक भी होता है बट 3 स्क्रल्स को हम नोटिस कर सकते हैं। ग्रेविक इन तीनों स्क्रल्स को एक मिशन पे भेजता है। मिशन ये था कि ग्रेविक इन तीनों को रॉयल नेवी में भेजना चाहता था, वो भी रॉयल नेवी का ही ऑफिसर बना के, इसलिए ये तीनों तैयार होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें ग्रेविक बताया जाता है जो कि अपने काउंसलिंग के इन मेंबर्स के साथ मीटिंग में ये बताता है कि मैंने रॉयल नेवी में अपने 3 स्क्रल्स को भेज दिया है, अब वो रॉयल नेवी के सबमरीन में है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग उसी टाइम यूनाइटेड नेशन का एक प्लेन भी उस सबमरीन के ऊपर से जाएगा एंड मेरे सोल्जर्स उस प्लेन के ऊपर अटैक करवा देंगे एंड उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करवा देंगे उस सबमरीन से। इससे ये होगा कि बाकी लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे एंड फिर वो एक दूसरे के खिलाफ ही अपने वेपन्स को उठा लेंगे एंड यहीं से शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की। वो बोलता है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, इसीलिए जब सब देश एक दूसरे के खिलाफ होंगे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा और लास्ट में बस कुछ ही ह्यूमंस रह जाएंगे इस वॉर के बाद, तो फिर हम उस वॉर में एंट्री मारेंगे। जैसे हम वॉर में एंटर करेंगे हम उन गिने चुने ह्यूमंस को भी मार देंगे जो लास्ट में बचे होंगे एंड प्लेनेट अर्थ को टेक ओवर कर लेंगे। हालांकि बीच में अवेंजर्स हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं जो कि अर्थ के माइटिएस्ट हीरो हैं, लेकिन उसकी चिंता आप लोग मत करो क्योंकि मैंने उनका भी इंतजाम कर लिया है, क्योंकि अब मैं स्क्रल्स को सिंपल नहीं रख रहा, उन्हें सुपर स्क्रल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं जो सुपर स्क्रल्स बना रहा हूँ वो अवेंजर से भी ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए आपको उनसे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये बोलता है वैसे मार्वल स्टूडियोज का एक इंट्रो आता है एंड फिर हमारी स्टोरी फिर से पास में पहुंच जाती है 1998 न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पे हमें निक फ्यूरी एंड उसकी वाइफ को बताया जाता है कि वो किस तरह से मिलते हैं। फिर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे निक फ्यूरी एंड उसकी वाइफ उनके घर में ही होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी की वाइफ उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इतने टाइम तक निक फ्यूरी उससे दूर था। वो उसे बोलती है कि ये बात तो सही है कि ब्लिप के दौरान तुम गायब हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम सब अवेंजर ही गायब हो चुके थे थैनोस के स्नैप के बाद, लेकिन इसके बाद भी तुम 2 साल के लिए मुझसे दूर रहे थे जो कि तुम्हारी अपनी मर्जी थी। लेकिन खैर दूसरी ओर हमें ग्रेविक एंड गाया को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेविक गाया को बोल रहा होता है कि चलो कहीं हमें किसी से मिलना है। कार में आते आते ग्रेविक उसे समझाता है कि उसके फादर टेलोस के पास ही वो जा रहे हैं। फिर ग्रेविक को वहाँ पे किसी का कॉल आता है एंड कॉल में भी वो यही बात कर रहा होता है कि यूनाइटेड नेशन के जिस प्लेन को हमने उड़ाना है तो मैंने अपने सोल्जर्स को वहाँ पे भेज दिया है। तो जिस सबमरीन के अंदर वो है वो रॉयल नेवी की सबमरीन का नाम है नेपच्यून और ये अटैक प्लान किया है मैंने रात को 10 बजे। लेकिन इसके बाद ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे टेलोस ने इन दोनों को मिलने के लिए बुलाया था। अब ग्रेविन टेलोस से मिलने के लिए एक मॉल में चला जाता है, लेकिन वो गाया को उस कार में ही छोड़ देता है जिससे वो आए हैं। इसीलिए गाया इसी चीज का फायदा उठा के उसके फोन में एक ऐसी चीज खोल लेती है जहाँ से उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि आखिरकार होने क्या वाला है रात को 10 बजे। तो अब ग्रेविक एंड टेलोस बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच टेलोस उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला और तुम गलत हो, इसीलिए अभी भी टाइम है, रुक जाओ। लेकिन ग्रेविक उसकी एक भी बात नहीं सुनता
सुनता है एंड उसको और उसकी बेटी को भला बुला कहना शुरू कर देता है। एंड ये चीज़ टेलोस से सही नहीं होती है एंड वो बहुत गुस्से में एक चीज़ को उसके हाथ में दे मारता है, मतलब नाइफ जैसी कुछ चीज़ को। लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अपना जो ग्रेविक है वो एकदम ठीक होता है, मतलब वो बहुत आराम से अपने हाथ को निकाल तो लेता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। यहाँ से हमें ये बात भी पता चलती है कि ग्रेविक ने खुद को भी सुपर स्कल में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर जैसे टेलोस उस जगह से बाहर आता है तो वो किसी से टकराता है जो कि गाया ही होती है, बट इसने अपना रूप बदला होता है। गाया उसे वही फोन देती है एंड बोलती है कि शायद ये फोन आपका ही है। हाँ, ये वही फोन है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी उस 10 बजे वाले अटैक की। एंड फिर कैसे भी करके गाया उस गाड़ी में वापस पहुंच जाती है एंड फिर ग्रेविन और ये अपनी गाड़ी लेके वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे टेलोस फोन चेक करता है उसे पता चल जाता है अटैक के बारे में, इसलिए वो सीधा फ्यूरी के पास पहुंच जाता है एंड ये सब बातें उसके सामने रख देता है। तो अब फ्यूरी क्या करता है कि वो अपनी फ्रेंड सोनिया को कॉल करता है एंड उसे बोलता है कि जो आज रॉयल नेवी की शाम को शिप जाने वाली है 10 बजे, उसकी सारी डिटेल या फिर तो उसका जो मेन कमांडो है उसकी सारी डिटेल मुझे भेज दो। सोनिया वैसे ही करती है एंड उस कमांडो की नेम, डिटेल एंड इवन उसका एड्रेस भी उसके सामने रख देती है। तो अब फ्यूरी उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन फ्यूरी एंड टेलोस को ये बात तो पता ही थी कि वो जो कमांडो है वो एक्चुअली में असली है ही नहीं एंड एक स्क्रल है जिसे ग्रेविन ने भेजा है। इसीलिए वो उसके घर में सीधा गन लेके घुसता है एंड इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में वो स्क्रल मारा जाता है। इसीलिए फ्यूरी ये बोल रहा है कि हमें कैसे भी करके इस अटैक को रोकना ही होगा। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए भी एक कोड वर्ड की जरूरत है जो कि इन्हें यहाँ पे पता चलता है। कोड वर्ड यानी वो चीज जिससे सबमरीन के सब लोगों को ये बात पता चल सके कि हाँ, अब अटैक हमने रोकना है, इसके बगैर ये अटैक नहीं रुक सकता था। तो अब टेलोस एक आइडिया सोचता है एंड अपनी बेटी को कॉल करता है। गाया उस टाइम होती है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रल्स की एंड उनकी मेंबर है, इसीलिए वो गाया को बोलता है कि उन्हें वो सीक्रेट कोड चाहिए जिससे ये सब कुछ रुक जाए। गाया उसे ढूंढने की कोशिश करती है एंड लास्ट में वो वहां पे पहुंच जाती है जहां पे सबको कैद करके रखते थे स्क्रल्स, यानी कि वो जगह जहां पे इनकी मेमोरी को भी मिटा देते हैं एंड इनके रूप लेके असली दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ पे गाया को जो ओरिजिनल कमांडो है वो मिलता है एंड वो उसी की मेमोरी में देखती है एंड उसे ये बात पता चलती है कि वो कोड क्या है। फिर वो कोड अपने फादर को बता देती है, लेकिन उसका फादर यानी टेलोस बोलता है कि अब तुम वहां पे सेफ नहीं हो, इसलिए फटाफट भागो वहां से। तो अब टेलोस क्या करता है कि अब वो उन्हीं के घर में होते हैं, यानी उस कमांडो के घर से, तो उसी के फोन से वो फोन करता है एंड उस अटैक को रोकने के लिए बोलता है। जब उससे कोड वर्ड पूछा जाता है तो वो बोलता है जैकरी, यानी यही कोड वर्ड था एंड ये अटैक रुक जाता है। लेकिन दूसरी ओर गाया उससे एस्केप भी कर रही होती है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन से वहां से भाग रही होती है, लेकिन आगे वो एक कार से टकरा जाती है। उससे ग्रेविक निकलता है एंड ग्रेविक इससे मिलता है एंड इसे गोली मार देता है एंड गाया की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और दूसरी ओर फ्यूरी की वाइफ एक ब्लैक लॉकर में जाती है एंड वहां से एक बॉक्स को निकालती है। जैसे वो उस बॉक्स को खोलती है, अंदर से एक गन निकलती है एंड इसी बीच उसका सेल फोन भी रिंग करता है। इस फोन कॉल में उसे बताया जाता है कि उसे सेंट जेम्स चर्च में आना है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। एंड ये एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे गाया को गोली लगी होती है, लेकिन हमें ये बात पता चलती है कि गाया को इस गोली लगने से पहले गाया अपने ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी जिससे वो एक सुपर स्क्रल बन चुकी थी। इसीलिए इस गोली से उसे कुछ भी नहीं होता है एंड उसकी वो गोली बाहर आ जाती है एंड वो फटाफट से हील भी हो जाती है, यानी वो अभी भी जिंदा है। और फिर हम पहुंचते हैं 2012 पेरिस में। तो अब यहीं पे फ्यूरी एंड उसकी वाइफ बैठी हुई होती है एंड उसकी वाइफ फ्यूरी से पूछती है कि अवेंजर्स को एक करने का क्या सारा प्लान तुम्हारा ही था। एंड इसी के साथ हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये रूडी के साथ बैठी होती है एंड अब रूडी उससे ये बोलता है कि तुम्हें फ्यूरी को मारना होगा, फ्यूरी हमारे लिए कंटिन्यूसली खतरा बनता जा रहा है, इसलिए अब उसकी मौत निश्चित है। रूडी उसे ये बोलता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसलिए अगर अपनी जान बचानी है तो फ्यूरी को साफ कर दो। लेकिन अब हमें पता चलता है कि फ्यूरी भी इनकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने अपने वाइफ के फोन में एक माइक्रोफोन फिट किया था। तो अब फ्यूरी को भी ये बात पता चल जाती है कि उसकी वाइफ उसको मारने के लिए ही आ रही है। लेकिन खैर दूसरी ओर हम ग्रेविक के पास पहुंचते हैं जो कि एक और बड़े मिशन की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक स्क्रल या एक कमांडो उसके पास आके बोलता है कि उसने गाया को बहुत टाइम से नहीं देखा, लेकिन वो उसे बोलता है कि गाया ने हमारे साथ धोखा किया है एंड वो दूसरी टीम को हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती रही, इसलिए मैंने गोली मार के उसे मार दिया है। लेकिन दूसरी ओर ग्रेविक अपने एक मेंबर को अपना नेक्स्ट प्लान समझा रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक और अटैक करना है जो कि करना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर। एंड अटैक देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये सारा अटैक रशिया ने कराया है, जिससे अमेरिका एंड रशिया की फाइट हो एंड वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। लेकिन दूसरी ओर गाया एंड उसके डैड टेलोस एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं एंड गाया उससे पूछती है कि आपका एक्चुअली में प्लान क्या है। तो फिर उसका डैड यानी टेलोस ये बोलता है कि हमने कैसे भी करके ग्रेविक को रोकना है, फिर उसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथों सौंप देंगे। हम प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देंगे कि इस बंदे का प्लान क्या था एंड फिर प्रेसिडेंट से हम मांग करेंगे कि हम स्क्रल्स अच्छे हैं एंड हमारे लिए घर का इंतजाम करो।
लेकिन गाया जैसे ये सब बातें सुनती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि कभी भी कोई प्रेसिडेंट हमारे लिए या हम जैसे स्कल्स के लिए ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब दूसरी ओर हम फ्यूरी के घर में पहुंचते हैं, जहाँ पे फ्यूरी की वाइफ घर में एंटर करती है, लेकिन वो अपने सामने फ्यूरी को पाती है। फ्यूरी उसे बैठने को बोलता है एंड एक ही बात बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझे मारने आई हो, लेकिन ऐसा क्यों है? मैंने अक्सर एक चीज सोची है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक गलती नहीं करनी चाहिए थी, और वो थी तुम्हारे ऊपर भरोसा करके। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे आखिरकार मारना क्यों चाहती हो? तो अब उसकी वाइफ इसके रिप्लाई में बोलती है कि मैं एक स्क्रल हूँ एंड बहुत टाइम पहले मेरी एक ह्यूमन दोस्त होती थी, यानी डॉक्टर प्रिस्ला। डॉक्टर प्रिस्ला को हार्ट की एक बीमारी थी, इसलिए वो बहुत जल्दी मरने वाली थी, इसीलिए आखिरी सांसों के टाइम मैं ही उसके साथ थी। एंड वो डॉक्टर प्रिस्ला तुम्हें पसंद करती थी, इसीलिए डॉक्टर प्रिस्ला ने मेरे सामने 3 वादे रखे थे। सबसे पहला तो ये कि फ्यूरी को कभी भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं एक स्क्रल हूँ। उसे लगना चाहिए कि ओरिजिनल डॉक्टर प्रिस्ला अभी भी जिंदा है एंड उसके साथ है। सेकंड की उसके घर वालों को भी इसके बारे में कोई पता नहीं चलना चाहिए। थर्ड कि तुम कभी भी फ्यूरी को हर्ट नहीं करोगी। लेकिन अब ये एक दूसरे को गन पॉइंट में रख देते हैं एंड एक दूसरे के ऊपर ही गोली चला देते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने गोली तो चला दी, लेकिन उससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जस्ट साइड में गोली को चलाया था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते क्योंकि ये एक दूसरे के लिए बने थे। और वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं एंड फिर से उनके बीच सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें एक स्क्रल या फीमेल स्क्रल नहाते हुए दिखती है एंड उसी टाइम हमें ये बात पता चलती है कि वो फीमेल स्क्रल रूप ले रही थी रूडी का, यानी कि अपना रूडी भी एक स्क्रल था। जो बात हमें ऑलरेडी पता शायद चली गई होगी, क्योंकि फ्यूरी को वो कभी नहीं मार सकता था क्योंकि वो दोस्त थे। लेकिन जैसे वो नकली रूडी बाहर निकलता है, वो अपने सामने फ्यूरी को पाता है। फ्यूरी उससे देख के एक बात बोलता है कि मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए। लेकिन अब वो नकली रूडी क्या करता है कि उसके सामने वो सब वीडियो क्लिप्स चला देता है जिसमें कि ग्रेविक ने फ्यूरी बन के मारिया हिल की जान ली थी। एंड वो बोलता है कि तुमने ये काम किया है तो इसके बाद तो अपनी जॉब को भूल ही जाओ। फ्यूरी ये सब सुन के वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है एंड अपनी कार में बैठ जाता है। यहाँ पे टेलोस भी उसके साथ होता है एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस टाइम हमें पता चलता है कि फ्यूरी वहाँ पे गया क्यों था। एक्चुअली में उसने रॉडी के ड्रिंक में एक ट्रैकर डाल दिया था, जिसकी वजह से अब फ्यूरी को रॉडी की सारी लोकेशन पता होगी कि आखिरकार ये नकली रॉडी जा कहाँ रहा है, क्योंकि फ्यूरी को भी इस बात पे यकीन था कि ये रूडी नकली है। खैर हमें नेक्स्ट सीन में यूएसए के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक जगह पे लैंड करते हैं अपने प्लेन के साथ। लेकिन यहाँ पे रूडी उसे अटेंड करने आता है एंड उसको लेके चला जाता है। फिर रूडी वहाँ पे अपने कमांडो यानी कि ग्रेविक को ये कॉल करके बता देता है कि रास्ता एकदम क्लियर है तो अटैक कर दो तुम। लेकिन अब इसी टाइम ग्रेविक अपना सारा अटैक या सारा प्लान शुरू कर देता है एंड एक एक करके सब गाड़ी को उड़ाना चालू कर देता है। एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी भी यहाँ पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसने ट्रैक किया था रूडी को एंड रूडी भी तो यहीं पे है। तो अब निक फ्यूरी भी प्रेसिडेंट को बचाना चाहता है, इसीलिए वहाँ पे एक बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। निक फ्यूरी वर्सेस स्क्रल्स के वो जितने भी मेंबर थे जो ग्रेविक के साथ थे, वर्सेस यूएसए के प्रेसिडेंट के सारे कमांडोज की या बॉडीगार्ड्स के बीच। लेकिन अब इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब जितने भी बॉडीगार्ड थे प्रेसिडेंट के प्लस निक फ्यूरी, ये सब मिल के अटैक करना शुरू कर देते हैं ग्रेविक के ऊपर। एंड ग्रेविक को गोलियां लगती तो है, लेकिन हमें पता है कि वो सुपर स्क्रल बन चुका है, इसलिए उनसे उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन कैसे भी करके प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है एंड वो एकदम सेफ होते हैं। लेकिन लास्ट में इसी बात का फायदा उठा देता है ग्रेविक एंड वो गोली मार देता है टैलोस को। एंड टैलोस एक सुपर स्क्रल तो है नहीं, इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि निक फ्यूरी प्रेसिडेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है एंड वहां पे उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन दूसरी ओर ग्रेविक एंड उसकी पूरी टीम अपने केविन में या आपको अपने बेस में वापस आ जाती है एंड बाकी स्क्रल्स से मिलती है। बाकी स्क्रल्स उसे देख के बस यही बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था निक फ्यूरी को मारने का, लेकिन तब भी तुमने उसे नहीं मारा। ग्रेविक बोलता है कि फ्यूरी के पास एक चीज है एंड जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती मैं फ्यूरी को नहीं मार सकता। लेकिन तब भी कंटिन्यूसली वो बंदा उससे बहस कर ही रहा होता है, लेकिन वो अपने मेंबर को मार देता है। एंड ये सब देख के बाकी स्क्रल्स भी एकदम शॉक में थे कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये अपने साथियों को मारना शुरू कर दिया है। अब ग्रेविक एक फोन करता है उस नकली रूडी को एंड उसको ये बोलता है कि तुम कैसे भी करके प्रेसिडेंट के पास पहुंचो एंड प्रेसिडेंट को इस बात में पूरा विश्वास दिलाओ कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ था वो रशिया ने कराया था एंड कुछ स्क्रल्स ने। यानी कि अब ये खुद चाहता है कि प्रेसिडेंट को ये बात पता चल सके कि स्क्रल जैसी कुछ चीज एक्सिस्ट करती है। एंड इसी के दौरान ये अपना प्लान भी हमारे सामने रख देता है, क्योंकि ये रूडी को बोल रहा होता है कि तुमने इस तरह बात फैलानी है कि प्रेसिडेंट को ये यकीन हो जाए कि रशिया एक्चुअली में शेल्टर दे रहा है स्क्रल्स को एंड स्क्रल्स का यूज कर रहा है यूएसए के ऊपर अटैक करवाने के लिए। और लास्ट में तुम्हें ये कहना है कि हमें भी शांत नहीं रहना चाहिए एंड हमें भी उन स्क्रल्स के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तो अब ये नकली रूडी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसका सामना होता है निक फ्यूरी से। निक फ्यूरी से गन पॉइंट में रख के बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे यहाँ पे मारा तो तुम भी मारे जाओगे। और साथ में वो नकली रूडी ये भी बात कर रहा होता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पूरी दुनिया के सामने ये क्लिप भी वायरल कर दूंगा
कि तुमने मारिया हिल को किस तरह मारा है। इसीलिए फ्यूरी वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन दूसरी ओर हमें स्क्रल्स का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पे सब स्क्रल्स अब ग्रेविक के ऊपर ही अटैक करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि ग्रेविक इनके ऊपर ही अटैक करवाएगा। मतलब उसका प्लान तो यही था कि अब अमेरिका वाले भी एक्शन ले एंड वो स्क्रल्स के बेस को ही उड़ा दे, इसीलिए उनका घर भी उड़ जाएगा। तो ये ग्रेविक के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन हमें पता है कि ग्रेविक एक सुपर स्क्रल है, इसीलिए वो उन सब का सफाया कर देता है कि झटके में। दूसरी ओर अपना नकली रोडी वो अपनी नकली कहानी लेके प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है एंड पूरी कहानी उसके सामने रख देता है, जैसा ग्रेविक ने उसे कहा था। एंड इसके साथ सबूत के तौर पे वो उसे सैटेलाइट की कुछ फोटोज दिखाता है, जिन फोटो में साफ दिख रहा है कि रशिया के अंदर ही है इन स्क्रल्स का एक सीक्रेट बेस। तो अब नकली रोडी बोलता है कि हमें ये अटैक करना ही होगा, लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर हमने रशिया के ऊपर अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर 3 डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। लेकिन रोडी बोलता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये स्क्रल्स कंटिन्यूसली हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे, इसीलिए हमें अपने लोगों को बचाने के लिए, हमें खुद को बचाने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। दूसरी ओर हमें फ्यूरी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गाया से मिलता है एंड गाया बोलती है कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है। इसीलिए फ्यूरी बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से पूछ सकती हो इन सब काम के बारे में। इसीलिए उसकी वाइफ एंड फिर गाया मिलकर उनका अंतिम संस्कार करती है एंड हमारी स्टोरी सीधा पहुंच जाती है लंदन में। यहाँ पे हमें सोनिया दिखाई जाती है, जो कि अपने सीनियर ऑफिसर के केबिन में जाती है एंड उसे सीधा गोली मार देती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि उसका सीनियर ऑफिसर भी एक स्क्रल है एंड अब नई सीनियर ऑफिसर बनती है खुद सोनिया। और यहीं से सोनिया को ये बात भी पता चलती है कि कुछ ऐसे फीमेल स्क्रल्स है जो कि ग्रेविक की हेल्प कर रहे हैं कुछ ऐसे पावरफुल चीजों को बनाने के लिए, जिससे ग्रेविक अपने प्लान में सक्सेसफुल हो सके। इसीलिए सोनिया क्या करती है कि उन फीमेल साइंटिस्ट के घर जाती है, फीमेल स्क्रल साइंटिस्ट के घर जाके उनके ऊपर अटैक कर देती है एंड उनके जितने भी मिशन थे, जो भी उन्होंने बनाया था, सब कुछ जला देती है। एंड इसी के बीच उस फीमेल साइंटिस्ट का हस्बैंड भी मारा जाता है। दूसरी ओर गाया एंड निक फ्यूरी की वाइफ बातें कर रहे होते हैं निक फ्यूरी के वाइफ के घर में ही, लेकिन यहीं पे अटैक करवा देता है ग्रेविक अपने कुछ आदमियों को भेज के। लेकिन वो कैसे भी करके उन सब आदमियों को मार देते हैं एंड फिर गाया को कहीं ड्रॉप कर देती है फ्यूरी की वाइफ एंड वो उसे गुड बाय करके वहां से चले जाती है। और दूसरी ओर हमें निक फ्यूरी को बताया जाता है, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने फेस को चेंज करता है, सिक्योरिटीज को बाईपास करते हुए पहुंचता है सोनिया के पास। फिर ये और सोनिया कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं एंड हमें पता चलता है कि रशिया की ये बहुत करीब है, अराउंड 294 किलोमीटर्स। एंड इसके बाद फ्यूरी उसे बोलता है कि जेम्स रोड यानी रूडी भी एक स्क्रली है। एंड यहीं पे फ्यूरी ग्रेविक का सारा प्लान भी सोनिया के सामने रख देता है कि किस तरह से उसने ये सब कुछ प्लान किया था एंड किस तरह से रशिया के इस बेस के ऊपर अटैक करवा रहे हैं वो अमेरिका से, ताकि फिर रशिया भी इसके जवाब में अमेरिका के ऊपर अटैक कर सके, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सके एंड लास्ट में स्क्रल्स पूरी अर्थ को टेक ओवर कर सके सब ह्यूमंस को मार के। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बोलता है कि ग्रेविक को ये बात पता है कि अर्थ के माइटिएस्ट सुपर हीरोज यानी अवेंजर्स उसे रोकने के लिए आए जाएंगे, और अगर उसे अवेंजर्स को रोकना है तो इसीलिए उसको मुझसे एक चीज चाहिए जो कि सिर्फ मेरे पास है। एंड अगर उसे वो खास चीज मिल जाती है तो वो अवेंजर्स को भी रोक पाएगा, इसीलिए वो मेरी उस चीज के पीछे पड़ा है एंड इसीलिए उसने मुझे नहीं मारा। एंड उस खास चीज का नाम है द हार्वेस्ट। लेकिन सोनिया उसको रिप्लाई में बोलती है कि हार्वेस्ट अब चीज क्या आ गई नहीं। तो अब फ्यूरी उसे एक्सप्लेन करता है कि हार्वेस्ट चीज क्या है। फ्यूरी उसे बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से सुपर हीरोज का खून बहाते हुए देखा है, हर वॉर में वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं एंड कई मोमेंट में तो बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज लाइक कैप्टन मार्वल का भी खून बहा है। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मैं उन सब सुपर हीरोज के ब्लड को इकट्ठा करूंगा, इसीलिए मैंने स्कल्स की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि उन सुपर हीरोज के ब्लड को इकट्ठा करते हैं एंड उनके डीएनए के ऊपर काम करते हैं। एंड बताऊं तो उसी का मेन लीडर था ग्रेविक। एंड इसीलिए अब उन सब सुपर हीरोज का डीएनए मेरे पास है एंड इसी का नाम मैंने दिया है द हार्वेस्ट। लेकिन अपने ग्रेविक का प्लान ये है कि वो इस डीएनए को मुझसे छीनना चाहता है, ताकि वो इस डीएनए का हेल्प से अपनी टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके एंड सुपर हीरोज के डीएनए की हेल्प से अपने आप को अनबीटेबल कर सके। इसके बाद निक फ्यूरी एंड सोनिया कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं एंड वहां पे निक फ्यूरी की भी कवर होती है। सोनिया उसे पूछती है कि मैंने तुम्हारी बहुत सी कवरें देखी है। निक फ्यूरी बोलता है हाँ, पूरे वर्ल्ड में 4-5 तो पक्का कहीं ना कहीं होंगी। लेकिन निक फ्यूरी अपनी इस कवर से क्या करता है कि एक चीज बाहर निकालता है एंड वही चीज होती है द हार्वेस्ट। एंड इसके बाद फ्यूरी साइड में कहीं जाता है एंड इस सीक्रेट जगह से वो अपने लिए नए कपड़े निकालता है, नया आई पैच निकाल देता है एंड साथ में गन्स वगैरह भी, यानी ओवरऑल फ्यूरी तैयार हो रहा था एक नई लड़ाई के लिए। और इसी के बीच निक फ्यूरी किसी को कॉल करता है एंड कॉल में बस एक ही बात बोलता है कि हमें उन सबको खत्म करना है। एंड इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्यूरी दिखाया जाता है जो कि उस हार्वेस्ट को लेके पहुंचा होता है ग्रेबियल के पास।
लेकिन दूसरी ओर हमें सोनिया दिखाई जाती है जो कि फेक कॉल करती है रूडी को, ये बोलते हुए कि प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। लेकिन इसी बीच जितने भी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड थे उन्हें कोई बेहोश कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट को किसी और कमरे में या किसी और रूम में सेव करने के लिए लिया जाता है। दूसरी ओर हमें ग्रेवियल एंड फ्यूरी की पूरी बात बताई जाती है, जहाँ पे ग्रेवियल उसे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मर्डर किए या कुछ भी किया, लेकिन तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा। लेकिन बात यह है कि तुमने मुझे कभी भी घर नहीं दिया जो कि मैं डिजर्व करता था। लेकिन अब लास्ट में फ्यूरी वो हार्वेस्ट खुद ही उसके हाथों में दे देता है एंड बोलता है कि अब तो रुक जाओ, लेकिन वो बोलता है कि मैं ये लड़ाई नहीं रोक सकता, इसीलिए वो उस हार्वेस्ट का यूज कर देता है अपने ऊपर ही। फिर ये जैसे ही फ्यूरी के ऊपर अटैक करता है पावर अप होने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आता है कि ये फ्यूरी है ही नहीं बल्कि गाया है, यानी कि टालोस की बेटी। तो अब है तो ये भी एक स्क्रल, इसीलिए ये भी पावर अप हो जाती है अवेंजर्स के उन डीएनए से, और यहीं पे इनकी एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू होती है। मतलब आपको फुल अवेंजर्स वाली फील मिलने वाली है इस फाइट को देख के, कि कहीं हल्क जा रहा है तो कहीं कैप्टन मार्वल या ऐसे एनर्जी बीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन खैर दूसरी ओर हमें ये बात पता चल जाती है कि जो बेहोशी से या फिर जो यहाँ पे इन सबको बेहोश कर रहा था प्रेसिडेंट के गार्ड्स को, वो एक्चुअली में निक फ्यूरी होता है। तो निक फ्यूरी यहाँ पे है एंड जो रशिया में है वो गाया ही है। लेकिन इस मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा पंगा हो चुका था, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट को पता ही नहीं था कि सही कौन है एंड करना क्या है। मतलब सबसे पहले तो सोनिया गन पॉइंट पे रख लेती है रूडी को, बट रूडी फिर खुद ही गन पॉइंट पे रख लेता है सोनिया को एंड इनकी बात चल रही होती है कि सब कुछ रोक दो नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। लेकिन वहाँ पे फ्यूरी आ जाता है, फिर अपना प्रेसिडेंट फ्यूरी को ही गन पॉइंट पे रख लेता है। लेकिन लास्ट में फ्यूरी कैसे भी करके रूडी को मार देता है एंड वो स्क्रल में बदल जाता है। एंड इस मोमेंट में प्रेसिडेंट को रियलाइज हो चुका था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो सारे अटैक्स को रोक देता है। दूसरी ओर गाया वर्सेस ग्रेविन की फाइट चल रही होती है एंड इस फाइट में आपको फुल फील आने वाला है क्योंकि बेस्ट माल इन्होंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। हालांकि इनकी फाइट बहुत कमाल की होती है, लेकिन लास्ट में गाया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, इसीलिए वो क्या करती है कि उसके पेड़ के पास अपना हाथ रखती है एंड कैप्टन मार्वल की तरह एनर्जी ब्लास्ट या फोर्टन फिस्ट यूज करती है एंड उसका सफाया कर देती है। एंड फिर दूसरी ओर प्रेसिडेंट को एक बार फिर से दिखाया जाता है जो स्क्रल्स के बारे में सब कुछ जान गया था, इसीलिए वो बोलता है कि कुछ स्क्रल्स है जो कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर हम एक लीगल एक्शन लेंगे। मैं एक सीक्रेट टीम भी तैयार करूंगा इनके लिए एंड इनको रोकने के लिए। यानी कि जो भी फेक स्क्रल्स इस वर्ल्ड में है प्रेसिडेंट अब उन्हें टारगेट करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फ्यूरी से कॉल करके बाद में बोलता है कि आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बहुत से बेजुबान लोगों की भी जान जाएगी। एंड गैस व्हाट, वैसा ही होता है, क्योंकि अगर ये सब लोगों को मार रहे हैं तो इसमें से कुछ तो स्क्रल्स निकलते हैं जो कि बुरे थे, लेकिन इसमें से कुछ इंसानों की भी मौत हो जाती है जो कि ओरिजिनल थे। दूसरी ओर हमें गाया दिखाई जाती है, लेकिन उसका कोई पीछा कर रहा होता है और वो थी सोनिया। सोनिया उससे कुछ बोलने लगती है, लेकिन वो बोलती है इतने ही लोग, इससे ज्यादा लोग लगेंगे तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुमसे हाथ मांगने आई हूँ दोस्ती का, ना कि तुमसे लड़ने आई हूँ। तो इसीलिए अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं एंड गाया उसे बोलती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मुझे इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगी। इसीलिए अब सब एक हो जाएंगे एंड अपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। और अब ये एक सीक्रेट बेस में जाते हैं जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के बारे में ढंग की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन लास्ट में फ्यूरी एक बार फिर से दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को बोल रहा होता है कि तुम मुझे वैसे भी पसंद हो और अपने स्क्रल वाले रूप में भी। और साथ में फ्यूरी से ये भी बोलता है कि क्री समझौता भी ऑलमोस्ट हो चुका है, यानी सब कुछ शांति से स्टार्ट होने ही वाला है। इसीलिए वो अपनी बीवी को बोलता है कि मुझे साथ में किसी ना किसी की तो जरूरत हो गई। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ सेवर चला जाता है ताकि स्क्रल्स, क्री या इनकी वॉर्स की जितनी भी बातचीत है वो वहाँ पे शांति से कर सके। एंड इसके बाद ये एपिसोड खत्म होता है। तो अब अगर आप लोग लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन ढूंढ रहे हो तो नहीं, एपिसोड 6 में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। लेकिन खैर मैंने एक एक एपिसोड करके अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी सीक्रेट इन्वेजन आप लोगों को। आपको ये सीरीज कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना, पसंद आई है नहीं बता देना नीचे कमेंट्स में। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।